अब चेकअप करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस में कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, जैसे प्लांट के फैक्टर्स की बात करें, तो क्या क्या हो सकता है? नंबर, साइज, एज और ओरिएंटेशन लीव्स की, क्योंकि सारा फोटोसिंथेसिस तो लीव्स नहीं करना ना। उसके अंदर मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसी है और क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, ये तो मेन चीज़ होगी। इंटरनल फैक्टर जो प्लांट के हैं ये सारे डिपेंड करेंगे कि कैसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कि कैसे उसका जेनेटिक मेकअप क्या था और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सनलाइट, वही अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करते हैं तो सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर। तो जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस में ये सारे के सारे फैक्टर्स मिला के सारे रेट को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अब ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एक साइंटिस्ट था ब्लैकमैन, उसने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया कि जब मल्टीपल फैक्टर्स है ना तो सारे फैक्टर्स का कंट्रोल कैसे होगा, कि जो भी फैक्टर अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम कंटेंट में प्रेजेंट है वो रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, कि अगर मल्टीपल फैक्टर्स हों, मोर देन वन फैक्टर की बात करें, तो रेट विल बी डिटर्मिन्ड बाय द स्लोएस्ट फैक्टर। स्लोएस्ट फैक्टर कौन है? जो कि जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम हो रहा है। तो मतलब अगर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, 4 में से 3 फैक्टर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, चौथा फैक्टर अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। जब वो चौथा फैक्टर आप बढ़ाओगे तब रेट ऑफ रिएक्शन रेज हो जाएगा, बट कब तक रेज रहेगा? जब तक कोई और फैक्टर लिमिटिंग ना बन जाए। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इसके ग्राफ को अगर आप देखो तो पहले कम था, बढ़ा, फिर उसके बाद स्टेशनरी हो गया, टिल कोई अगला फैक्टर जो है वो लिमिटिंग नहीं हो जाता। तो इसमें क्या है, ये जैसे लाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका फैक्टर्स के बारे में इसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया हुआ है। तो इसमें जैसे ना अब एक एक फैक्टर करके हम पिकअप करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज नहीं किया हुआ, पर हम कैसे करेंगे, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी लाइट की और क्वालिटी की बात करेंगे। तो जैसे ड्यूरेशन की बात करें तो लाइट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, अगर पूरा टाइम भी लाइट मिलती रहे ना तो भी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के लाइट मिलती रहे। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट की इंटेंसिटी की। तो बहुत हाई इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, बिकॉज इट लीड्स टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज़, मतलब टिश्यूज़ बर्न हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बहुत लो इंटेंसिटी पे भी प्लांट्स नहीं फोटोसिंथेसाइज कर पाते, तो उसके लिए एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लाइट एनर्जी इंटेंसिटी चाहिए होती है, जिस पर प्लांट्स अच्छे से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आते हैं कि जो लाइट सैचुरेशन है वो ऑलमोस्ट 10% ऑफ फुल सनलाइट पे हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, कि जैसे बहुत कोई शेडी जगह है या डेंस फॉरेस्ट है, उसको छोड़ के लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर नेचर में बनती ही नहीं है। तो अगर हम देखें कि इसकी लाइट की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज ब्लू और रेड रीजन, ये फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना कि 400 से 700 नैनोमीटर्स तक PAR होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसमें से भी ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे हमने स्पेक्ट्रा में किया था, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम में, तो उसमें यही बात थी, क्योंकि पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन रीजन्स में है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर ही मैक्सिमम होता है। ब्लू लाइट में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है एंड रेड लाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मैक्सिमम फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, कंसंट्रेशन लो है, कितनी है, 0.3% है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.5% तक हो
तो इससे एक इंक्रीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन रेट्स में, इसे बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर कोई इससे बियॉन्ड अगर रेंज चली जाए तो फिर प्लांट्स उसके लिए ये डैमेजिंग हो जाता है। C3 और C4 प्लांट्स ये दोनों CO2 कंसंट्रेशन को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम देखें हायर लाइट इंटेंसिटी पे अगर देखा जाए तो C3 और C4 प्लांट्स जो हैं वो दोनों फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाते हैं, पर इनमें ना दोनों में सैचुरेशन का डिफरेंस होता है कि जो C4 प्लांट्स हैं उनकी सैचुरेशन 360 म्यू पर लीटर पे आ जाती है, लेकिन C3 प्लांट्स में 450 माइक्रोलीटर्स पर लीटर पे आती है। तो इसका मतलब जो ये वाला अभी वाला जो करंट लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का, ये C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिकली इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं कि ग्रीन हाउसेस में इनको C3 प्लांट्स को लगा लिया जाता है। ये प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जैसे बेल पेपर्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, टमाटोज़ को, तभी ये ग्रीन हाउसेस में अच्छे से ग्रो करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, नेक्स्ट फैक्टर। टेम्परेचर का मेन असर जो है वो डार्क रिएक्शन पर होता है, क्योंकि ये एंजाइमेटिक है ना रिएक्शंस, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी तो दे विल बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड। कैसे? क्योंकि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, बीइंग प्रोटीन इन नेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑप्टिमम सा चाहिए जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सके। जो इनका C3 का लोअर है टेम्परेचर, मैक्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मीन्स जहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। C4 जो है वो हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, तो C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे अच्छे से एफिशिएंटली काम करते हैं। अब बात करते हैं हम वाटर की। वाटर देखो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज तो होता है, लेकिन बिना वाटर के एंजाइमेटिक रिएक्शंस अच्छे से काम नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टर्जिडिटी नहीं मेंटेन रहती। अगर टर्जिड नहीं होगा तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह नहीं बिहेव करेगी, तो क्लोरोफिल को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो उसी ने तो, क्योंकि लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही है, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो वाटर स्ट्रेस से स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा का क्लोजर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो वाटर स्ट्रेस से प्लांट्स विल्ट भी कर जाएंगे, सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो वाटर अकेला एज सबस्ट्रेट नहीं है कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, वाटर हमने किया था, अकेला ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी इसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। जैसे रिपीट करते हैं, वाटर का रोल ज़्यादा है इसलिए रेपिटिशन इज रिक्वायर्ड। टर्जिडिटी 1, दूसरा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्योंकि रहेगा, विल्टिंग से बचाता है। दूसरा स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए टर्जिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड साथ ही साथ हमारे पास इसमें जो लाइट रिएक्शन में ये एज सबस्ट्रेट यूटिलाइज होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ही जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो ये हमारा विद दिस फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप अब एट द एंड ऑफ चैप्टर C3 C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस, हर जो भी केमिकल कंपाउंड यूटिलाइज हो रहा है वो कितने कार्बन कंपाउंड था वो, या फिर अगर कोई डिटेल्स हैं कि एंजाइम्स कैसे वर्कआउट करते हैं, और फैक्टर्स में पॉइंटर्स की फॉर्म में आप इसे अगर लर्न करोगे, थोड़े पॉइंटर्स जॉट डाउन कर लोगे तो आपको बड़ा कन्वीनियंटली ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर बड़ा है, बट अगर कंसेप्ट्स को समझ के करोगे तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हो जाएगा आपको याद। ऑल द बेस्ट।